शिखा अपनी सहेली रीना के साथ स्कूल से घर लौट रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक बेकरी दिखाई पड़ी। रीना, वो देखो, स्ट्रॉबेरी केक। अगर ये केक देखने में इतना ही टेस्टी लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम कभी इस केक को खा पाएंगे। हम जैसे गरीब लोगों के नसीब में ऐसा केक कहाँ। अरे, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो रीना? चलो हम केक वाले अंकल से जाकर इस केक का भाव पूछते हैं। शिखा रीना के साथ बेकरी के अंदर जाती है और स्ट्रॉबेरी केक की तरफ देखते हुए बेकरी वाले अंकल से कहती है, अंकल अंकल, ये स्ट्रॉबेरी केक कितने का है? बेटा, ये केक 500 रुपए का है। क्या तुम्हें ये केक खरीदना है? केक का दाम सुनकर शिखा उदास हो जाती है और बेकरी से बाहर आ जाती है। मैंने तुमसे कहा था ना, ऐसी चीजें खानी हम गरीब लोगों के नसीब में नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करके इस केक को खरीदूंगी। मुझे ये केक खाने का बहुत ही मन है। छोटी सी शिखा अब उस स्ट्रॉबेरी केक को खाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने लगती है। वो अपनी माँ से कभी 5 रुपए तो कभी 10 रुपए लेकर अपने गुल्लक में रखने लगती है। जल्दी ही मेरे पास पूरे 500 रुपए जमा हो जाएंगे। फिर मैं उस बेकरी पर जाकर वो स्ट्रॉबेरी वाला केक खरीद कर खाऊंगी। मेरा हमेशा से स्ट्रॉबेरी को देखकर उसे खाने का मन करता है, लेकिन आज तक मैंने कभी स्ट्रॉबेरी खाई ही नहीं। इस बार तो मैं उस स्ट्रॉबेरी केक को खाकर ही रहूंगी। शिखा पूरे 3 महीने तक थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर पूरे 500 रुपए इकट्ठा कर लेती है और उस बेकरी पर स्ट्रॉबेरी केक खरीदने जाती है। अंकल, आप मुझे ये वाला स्ट्रॉबेरी केक दे दीजिए। क्या तुम्हारे पास खरीदने के पैसे हैं? हाँ अंकल, मेरे पास पूरे 500 रुपए है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये केक पैक कर देता हूँ। वो आदमी शिखा के लिए केक पैक कर ही रहा होता है कि तभी शिखा को एक बूढ़ी औरत के करहाने की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है तो उसे सड़क किनारे एक घायल बूढ़ी औरत बैठी हुई नजर आती है। तभी वो उस केक को छोड़कर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। दादी माँ, दादी माँ, ये आपको क्या हुआ? आपके सर में ये चोट कैसे लग गई? शिखा उस बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन चोट लगने के कारण वो बूढ़ी औरत शिखा को कुछ नहीं बता पाती। ये दादी माँ तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। एक काम करती हूँ, मैं इन्हें पास वाले डॉक्टर अंकल के पास ले जाती हूँ। शिखा उस बूढ़ी औरत को डॉक्टर के क्लिनिक पर लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर बूढ़ी औरत का चेकअप करके उसके सर पर पट्टी बांध देते हैं। माँ जी, आपकी चोट के लिए ये कुछ दवाइयाँ दी हैं। आप इन्हें समय पर खा लेना, नहीं तो चोट की वजह से आपके सर में दर्द हो सकता है। ये लीजिए और आप काउंटर पर 500 रुपए जमा करवा दीजिए। लेकिन बेटा, इस वक्त मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं जब सड़क पार कर रही थी तो एक चोर मुझे धक्का देकर मेरे सारे पैसे छीनकर भाग गया। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन बिना पैसों के हम आपको ये दवाई नहीं दे सकते। डॉक्टर की ये बात सुनकर शिखा परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अगर डॉक्टर ने इन दादी माँ को दवाई नहीं दी तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे पास 500 रुपए तो है, लेकिन वो मैंने स्ट्रॉबेरी केक के लिए जोड़े थे। अब मैं क्या करूं? इन पैसों से स्ट्रॉबेरी केक खरीदूं या दादी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदूं? शिखा कुछ देर तक अपने मन में ये बातें सोचती है और फिर उन पैसों को बूढ़ी दादी माँ को दे देती है। दादी माँ, आप इन पैसों को काउंटर पर जमा करवा दीजिए और अपनी दवाइयाँ ले लीजिए। लेकिन बेटा, ये तो तुम्हारे पैसे हैं ना? कोई बात नहीं दादी माँ, इस समय आपको इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। अगर आपने अभी पैसे नहीं जमा करवाए तो डॉक्टर आपको दवाई नहीं देंगे और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये लीजिए। वो बूढ़ी औरत शिखा के सर को पुचकारते हुए उसके हाथ से पैसे लेकर काउंटर पर जमा करवा देती है और शिखा से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं अभी तक अकेली उस रोड पर ही पड़ी होती। तुमने तो मेरी दवाइयों के लिए भी मुझे पैसे देकर मेरी बहुत मदद की है। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरा एक स्ट्रॉबेरी का खेत है। मैं तुम्हें अपने खेत से मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी तोड़ कर दूंगी। क्या कहा? स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही शिखा के मुंह में पानी आ जाता है
और वो उस औरत के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है दादी माँ, अगर आपके घर पर स्ट्रॉबेरी का खेत है तो मैं आपके घर पर जरूर चलूंगी। शिखा अब उसके साथ उसके घर पर जाती है तो उसके घर के सामने बहुत बड़ा सा स्ट्रॉबेरी का खेत देखकर बहुत खुश होती है। दादी माँ, क्या मैं आपके स्ट्रॉबेरी खेत में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी तोड़ सकती हूँ? मैंने आज तक कभी स्ट्रॉबेरीज नहीं खाई, लेकिन मैं जब भी स्ट्रॉबेरी को देखती हूँ तभी मेरा स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर जाता है। हाँ बेटा, तुम इनमें से जितनी चाहो उतनी स्ट्रॉबेरी खा सकती हो। बूढ़ी औरत के कहने पर शिखा स्ट्रॉबेरी के खेत में जाती है और एक बिल्कुल पकी हुई लाल स्ट्रॉबेरी को तोड़ लेती है। वो जैसे ही स्ट्रॉबेरी को खाती है तो उसका स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता है। ये स्ट्रॉबेरी तो बहुत ही मीठी है। इससे टेस्टी कोई और चीज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। दादी माँ, आपके खेत की स्ट्रॉबेरीज तो बहुत टेस्टी है। हाँ बेटा, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज पैक कर दी है। तुम इन्हें अपने घर पर लेकर जाना और अपनी मम्मी पापा के साथ मिल बांट कर खाना। बूढ़ी औरत शिखा को एक बहुत ही सुंदर बास्केट में ढेर सारी स्ट्रॉबेरी भर कर देती है। शिखा उस स्ट्रॉबेरीज को लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मी, मम्मी, ये देखो, मैं कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज लेकर आई हूँ। अरे, तेरे पास इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज कहाँ से आई? ये तो बहुत महंगी होती है। तेरे पास इन्हें खरीदने के पैसे कहाँ से आए? नहीं मम्मी, मैंने इन्हें नहीं खरीदा। मैंने तो बस एक बूढ़ी दादी माँ की मदद की थी। उन्होंने ही अपने खेत से मुझे ये स्ट्रॉबेरीज दी। शिखा अपनी मम्मी को सारी बात बताकर उन स्ट्रॉबेरीज को धोने के लिए किचन में लेकर जाती है और उन्हें ताज़ा पानी से धोने लगती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। अरे अरे, इतने ठंड में कौन हमें इस ठंडे ठंडे पानी से नहला रहा है? जल्दी से इस पानी को बंद करो, हमें बहुत ठंड लग रही है। अरे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? किचन में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अरे, तुमसे किसने कहा कि किचन में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है? हम हैं ना तुम्हारे साथ। कौन है मेरे साथ? अरे हम, छोटी छोटी मीठी मीठी प्यारी प्यारी स्ट्रॉबेरीज। हम हैं जादुई स्ट्रॉबेरीज। क्या कहा? जादुई स्ट्रॉबेरीज? हाँ, जादुई स्ट्रॉबेरी। अब तुम प्लीज हमें धोना बंद करो, हमें बहुत ठंड लग रही है। ये सुनकर शिखा तुरंत ही नल को बंद कर देती है। वो जैसे ही स्ट्रॉबेरीज की तरफ देखती है तो उन स्ट्रॉबेरीज के छोटे छोटे पैर और दो प्यारी प्यारी आंखें भी होती है। ये क्या? तुम सभी के छोटे छोटे हाथ पैर और आंखें भी है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं शिखा, तुम कोई सपना नहीं देख रही। हम सभी जादुई स्ट्रॉबेरीज हैं और ये सब मेरे छोटे भाई बहन हैं। तुमने हमारी बूढ़ी दादी माँ की मदद की, इसलिए हम भी तुम्हारे पास यहाँ तुम्हारी मदद करने आ गए। कहो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मुझे एक स्ट्रॉबेरी केक चाहिए जिस पर बहुत सारी ताज़ी ताज़ी मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी लगी हो। क्या तुम मेरे लिए ऐसा केक ला सकती हो? क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी केक ले आती हूँ। जादुई स्ट्रॉबेरी अपने हाथों को हवा में घुमाती है और शिखा के सामने एक बहुत बड़ा स्ट्रॉबेरी केक आ जाता है। वो उस केक को अपने सामने देखते ही बहुत खुश होती है और उसे खाने लगती है। ये स्ट्रॉबेरी केक तो सच में बहुत ही टेस्टी है। मैं कितने महीनों से स्ट्रॉबेरी केक को खाना चाहती थी। जादुई स्ट्रॉबेरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो तुम्हें हमसे सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी केक ही चाहिए। क्या तुम हमसे कुछ और नहीं मांगना चाहती? वैसे तो मैं तुमसे बहुत कुछ मांगना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे वो सब कुछ दे पाओगी? तुम एक बार मांग कर तो देखो। अच्छा, क्या तुम मेरे घर को बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी जैसा बना सकती हो? मैं चाहती हूँ कि मेरा घर बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा दिखे, क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो हम तुम्हारे लिए ऐसा भी कर देंगे। तुम बस देखती जाओ। जादुई स्ट्रॉबेरी अपने हाथों को हवा में घुमाती है और देखते ही देखते शिखा का पुराना टूटा फूटा घर बिल्कुल नए और सुंदर घर में बदल जाता है और उसका घर देखने में बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी के आकार का लगता है। अचानक से जब उनका पुराना घर बिल्कुल नया हो जाता है तो शिखा की माँ अचानक से घबरा जाती है
और शिखा को पुकारने लगती है। लगता है अचानक से नया घर बन जाने से माँ डर गई है। चलो हम माँ के पास चलते हैं। शिखा उन जादुई स्ट्रॉबेरीज के साथ अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। जादुई स्ट्रॉबेरी, अगर तुम मेरे घर को नया कर सकती हो तो क्या हमारी गरीबी मिटाने में हमारी मदद कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं मधु, बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए? जादुई स्ट्रॉबेरी, मेरे पति दिन भर खेत में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी आधी फसल खराब हो जाती है। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे हमारे खेत की फसल कभी खराब ना हो और हमारा कोई नुकसान ना हो? ठीक है मधु, आज के बाद तुम्हारे खेत की फसल कभी खराब नहीं होगी और तुम अपने खेत में जो भी उगाओगे वो तुम्हारे खेत से कभी खत्म नहीं होगा और ना ही तुम्हारे घर से कभी राशन खत्म होगा। शिखा को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं उसके लिए एक स्ट्रॉबेरी का खेत भी बनाऊंगी। उसमें से तुम जितनी चाहे उतनी स्ट्रॉबेरीज खाना, उस खेत की स्ट्रॉबेरी कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर जादुई स्ट्रॉबेरी अपने हाथों को हवा में घुमाती है तो उनके घर में बहुत सारा राशन आ जाता है और उनके खेत की फसल भी बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। साथ ही उनके घर के आंगन में एक बहुत बड़ा सा स्ट्रॉबेरी का खेत भी बन जाता है जिसके अंदर बहुत सारे लाल लाल स्ट्रॉबेरी होती है। इसके बाद जादुई स्ट्रॉबेरी वहां से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद शिखा का परिवार गरीब नहीं रहता और शिखा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। रामप्रसाद एक गरीब किसान था। उसके पास अपनी एक छोटी सी जमीन थी और उसी पर खेती बाड़ी कर उसमें सब्जियां लगाता और उन्हीं सब्जियों को वो गली गली बाजार में बेचने चला जाता। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इस समय उसके खेतों में आलू लगे हुए थे जिन्हें निकालने में काफी समय लगता था। इसलिए वो सुबह सवेरे ही अपने खेतों में पहुंच जाता और जितने आलू वो एक दिन में बेच सकता था वो निकाल लेता। लेकिन सर्दियों में आलू इतनी अधिक मात्रा में होता था कि बहुत ही कम दामों में बिकता था, जिस वजह से उसे कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे जो गांव के ही एक स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। 150 रुपए से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें पता है ना कितनी ठंड पड़ रही है। बच्चों को नए स्वेटर भी दिलाने थे। हाथ भर का खेत नहीं है, थोड़ी सी सब्जी लगती है, वही महीने भर में खत्म हो जाती है। इस तरह कैसे चलेगा? बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब चीजें मेरी आंखों के आगे से नहीं गुजरती? मुझे भी पता है मेरे बच्चे ठंड से कैसे ठिठुरते हुए स्कूल जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मुन्ना की माँ, हमारे पास छोटी सी जमीन है, उस पर 1-2 सब्जियां ही हम लगा पाते हैं। तभी वहां पर रामप्रसाद का बेटा आता है। बाबा, बाहर बहुत धुंध है और ठंड भी है। आपने कहा था कि आप मुझे एक नया स्वेटर लाकर देंगे। इस स्वेटर में देखो ठंड भी नहीं रुकती है और कितनी जगह से फट भी गया है। और मेरे पास तो जूते भी नहीं है, चप्पल में बहुत ठंड लगती है। इस बारी गांव का हाट बाजार लगेगा तो मैं तुम लोगों को सामान दिला कर लाऊंगा। चलो बच्चों, तुम लोगों को स्कूल के लिए देरी हो रही होगी। रामप्रसाद बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन अपनी गरीबी की बेबसी की वजह से वो अपने बच्चों की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा था और यही बात उसे दिन रात मन ही मन कचोटती रहती थी। अच्छा चलो छोड़ो, बच्चों का तो ये सब चलता रहेगा। तुम अपना मन छोटा मत करो, मैं जानती हूँ तुम बहुत मेहनत करते हो। रामप्रसाद का मन बहुत उदास था। वो अपने खेतों की तरफ चला जाता है ताकि वो आज के आलू निकाल सके और उन्हें बाजार में बेच सके। जब वो अपने खेतों में जाता है तो और भी परेशान हो जाता है। उसके सारे पौधे इधर उधर उखड़े पड़े थे और खेतों में कोई भी आलू नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके खेतों में से सारे आलू निकाल लिए गए हैं। मेरे खेत के आलू कहाँ चले गए? अभी कल ही तक तो मैंने यहाँ तक खेत के आलू निकाले थे, बाकी के आलू? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? रामप्रसाद जोर जोर से रोने लगा कि तभी वहां पर एक मोटा गोलमोल सा आदमी आता है। रामप्रसाद के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ भैया, तुम इतनी जोर जोर से शोर क्यों कर रहे हो? ये मेरा खेत है, यहाँ पर मैंने आलू लगा रखे थे। मैं रोज यहाँ से आलू निकालकर उन्हें बाजार में बेचने जाता था। आज जब आया तो देखा यहाँ एक भी आलू नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बात है। यह तुम्हारा खेत है और इसमें आलू गायब हो गए हैं। उसके लिए तुम मुझे माफ करना। लेकिन उसके लिए तुम क्यों माफी मांग रहे हो? क्या तुम वही आदमी हो जिसने मेरे खेत से आलू निकाल लिए हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ शायद ऐसा ही कुछ है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? असल में हुआ ये कि एक आदमी के आलू का नुकसान मुझसे हो गया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने हड़बड़ी में जादू से तुम्हारे खेत के सारे आलू उसको दे दिए। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? जादू से मेरे खेत के सारे आलू किसी और को दे दिए तो मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा?
अब देखो वो आलू तो मैं उस आदमी को दे चुका हूँ, तो इसलिए मैं वो वापस नहीं ले सकता। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। अगर इसी तरह चिल्ला चिल्ला कर बात करोगे तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। रुको, मुझे पहले आराम से सोच लेने दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रामप्रसाद को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी उसके खेत के आलू किसी और को कैसे दे सकता है। वो हक्का बक्का उस छोटे से गोल मटोल आदमी की तरफ देख रहा था। वो आदमी जिसका मुंह बहुत बड़ा था और उसके हाथ छोटे छोटे थे। वो अपने माथे पर हाथ रखकर कभी इधर तो कभी उधर दबा रहा था। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और रामप्रसाद से कहता है, देखो भाई, मैंने तो अपना पूरा दिमाग लगा लिया, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें नुकसान की भरपाई कैसे करूं। अब तुम ही मुझे बता दो कि मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कैसे करूं। एक तो तुम दिखने में कितने अजीब से आदमी हो, ऊपर से मेरा नुकसान कर दिया और अब मुझसे पूछ रहे हो कि नुकसान की भरपाई कैसे करवाऊं। तुम कोई पागल वागल तो नहीं हो ना? अरे यार, मैंने तुम्हारा बहुत भारी नुकसान कर दिया है, लेकिन तुम मुझे पागल मत कहो। मैं जादुई आलू हूं। हाँ, कभी कभी मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी सबको खुश कर ही लेता हूं, तो मैं भी कर लूंगा। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सुनो भाई, सुबह का समय है और तुम्हें लगता है कि इतनी बुरी हालत अपने खेत की देखने के बाद मैं किसी मजाक के मूड में होऊंगा। तुम जाओ भाई, तुम जो कोई भी हो, जाओ यहां से और मेरा दिमाग मत खराब करो। बड़ा आया जादुई आलू। ऐसा मत कहो, मैं सचमुच में जादुई आलू हूं और तुम्हारे नुकसान का मुझे बहुत दुख है। बताओ मैं कैसे भरपाई करूं। बार बार एक ही बात सुनकर रामप्रसाद को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जादुई आलू से बोलता है, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? मैं जादुई आलू हूँ, जादुई आलू हूँ। इतना ही जादुई आलू हो तो इस खेत के ऊपर महल खड़ा कर दो, मेरे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ला दो, मेरे घर परिवार को अच्छा बना दो, मेरा खेत बड़ा कर दो, दुनिया जहाँ की सारी सुख सुविधाएं मेरी झोली में डाल दो। बताओ, कर सकते हो? ये कहकर रामप्रसाद अपने खेत में फैले हुए इधर उधर पौधों को एक तरफ इकट्ठा करने लगता है और जादुई आलू वहां पर अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगता है। और फिर अचानक से रामप्रसाद बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा खेत था, एक महल था और बहुत सारी चीजें थीं। रामप्रसाद अपने चारों तरफ देख रहा था। दूर दूर तक उसका खेत बड़ा हो चुका था। क्या तुम्हारे नुकसान की भरपाई इतने से हो जाएगी? ये सब क्या है? सच बताओ, तुम कौन हो? और अचानक से ये सब कुछ, जो कुछ मैंने मांगा, यहाँ पर सब कुछ है? तो मेरे भाई, मैं इतनी देर से तुमसे यही पूछ रहा था, क्या इतना कुछ बहुत है या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? रामप्रसाद की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने इतना मांगा और इतना मिल चुका है उसे। आसपास काम कर रहे किसान भी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से रामप्रसाद का खेत इतना बड़ा कैसे हो गया और उसके अंदर इतना सुंदर घर और बाकी सारा सामान भी। तभी कुछ किसान रामप्रसाद के पास आते हैं। अरे भाई, मैं तो हैरान हो गया। अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक से देखा यहाँ पर सब कुछ आ गया। ये कैसे हुआ रामप्रसाद? लगता है तेरी तो किस्मत बदल गई है, अचानक से इतना कुछ मिल गया तुझे। अरे मेरे भाइयों, तुम लोग बोले जा रहे हो, अभी मुझे खुद तो यकीन कर लेने दो कि मुझे इतना कुछ मिल गया है। इनसे मिलो, ये अपने आप को जादुई आलू कह रहे हैं और इन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है। जब किसानों ने ये बात सुनी तो सब के सब जादुई आलू से कुछ कुछ मांगने लगे। माफ करना दोस्तों, मैं इस तरह किसी को कुछ नहीं देता, सिर्फ उसी को देता हूँ जिसका नुकसान मुझसे गलती से हुआ हो। और हाँ, रामप्रसाद का नुकसान मुझसे गलती से हुआ, इसलिए मुझे उसकी भरपाई करनी पड़ी। अब तुम जानो और तुम्हारा ये दोस्त रामप्रसाद जाने। मैंने जितना देना था मैं दे चुका। और बताओ रामप्रसाद, तुम्हें कुछ और चाहिए तो? रामप्रसाद सोच में पड़ जाता है। फिर आखिर में वो जादुई आलू से बोलता है, तुमने मुझे जितना दिया इसकी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अगर तुम मुझे एक चीज और दे सकते हो तो बस इतना, जो कि मैं अपने खेतों में जब भी कोई सब्जी लगाऊं उसकी पैदावार भरपूर हो। ठीक है, ऐसा ही होगा। ये कहकर जादुई आलू वहां से चला जाता है और रामप्रसाद बड़ा खुश होता है कि अब उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था, बड़ा घर था। वो भागा भागा गांव की तरफ आता है और सीधा अपने घर आकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने खेतों में ले जाता है। अरे, ये कौन सी जगह है? हमारे गांव में तो पहले कभी नहीं थी। भाग्यवान, ये सब कुछ हमारा अपना है। ये खेत, ये घर, ये सामान, ये सब कुछ हमारा अपना है। लेकिन कैसे? क्या तुम सच कह रहे हो? ये सब कुछ अब हमारा अपना है? हाँ हाँ, सब कुछ हमारा है। अब बच्चों को मैं स्कूल से लेकर आता हूँ। और कितने स्वेटर चाहिए मुझे बता, क्या क्या सामान चाहिए वो भी मुझे बता। अब तुम लोगों को मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। पर वहां खड़े हुए किसान रामप्रसाद की किस्मत के बदल जाने पर बड़े हैरान हो रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि काश वो जादुई आलू उनका नुकसान कर देता तो वो भी आज रामप्रसाद जितने अमीर हो जाते। रामप्रसाद स्कूल जाता है और स्कूल की छुट्टी होने पर अपने बच्चों को लेकर अपने घर में आता है, जहां पर सुख सुविधाओं का सारा सामान था।
गर्मी लगे तो एसी चले, ठंड लगे तो हीटर। सबके अपने अपने कमरे। इतना सारा सामान था घर में कि एक पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बाबा, सुबह तक तो हम गरीब थे, अब अचानक से अमीर कैसे हो गए? इसी को ही किस्मत कहते हैं बेटा। कहा जाता है ना कि पल में दुनिया बदल जाती है। हमारी भी दुनिया पल में बदल गई। अरे वाह, मेरा इतना सुंदर कमरा, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, मैं तो एकदम परी लगूंगी, परी। अब तो रामप्रसाद की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अपने खेतों में काम करता था और आसपास के अपने किसान मित्रों की भी मदद करता था। उसने जादुई आलू के द्वारा मिली मदद को मेहनत करके दिन रात चौगुना कर बहुत अमीर आदमी बन गया।